हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोर अंकित। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो अब हम अपने न्यू टॉपिक द रेन ऑफ टेरर से स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की रीमेन टॉपिक थी उसमें से पहली टॉपिक अब हमारी कौन सी होगी? द रेन ऑफ टेरर। कन्वेक्शन बनती है कौन? नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली जो है कन्वेक्शन बनी और उसका हेड कौन हो गया? मैक्समिलियन रोबिस्पियर, जो कि जैकोबिन क्लब का हेड था। अब उसने क्या किया? जब कोई नया आएगा तो अपना पूरा फॉर्मेट वो पूरी तरह से बदल दिया। फॉर्मेट बदलने के बाद उन्होंने किया क्या? रोबिस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ऐसी पॉलिसी लाया कि जो पहले से मोनार्की थी, बहुत सारे लोग एरिस्टोक्रेट थे, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए और कुछ पनिशमेंट के भी प्रावधान लाए गए। किसके द्वारा? रोबिस्पियर के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां लाई गई जिससे कि लोगों को वो क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। ऑल दोज हुम ही सा एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक। और मैक्समिलियन रोबिस्पियर ने इस पॉलिसी को इस चीज के लिए लाया कि जो भी रिपब्लिक के शत्रु माने जाएंगे, एनिमी होंगे, उनके ऊपर ये पॉलिसी क्या होंगी? अप्लाई होंगी। अब ये एनिमीज होते कौन थे? यानी कि ये हमारे रिपब्लिक के लिए एनिमी मैक्समिलियन रोबिस्पियर किसको समझता है? देखते हैं। एक्स नोबेल्स, यानी कि जो नोबेल्स थे, क्लर्जी थे, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज के थे, इवन यानी कि शत्रु बताया हूं कि नोबल्स, एक्स नोबल्स हो गए, क्लर्जी हो गए, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, और वो एनिमी उनको भी मान लेता है, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड। यानी कि जो कोई भी मैक्समिलियन रोबिस्पियर की बात नहीं मानेगा, चाहे वो उसकी खुद की पार्टी का होगा, वो शत्रु किसका मान लेता था। और मैक्समिलियन रोबिस्पियर किसको? उसको अपना शत्रु नहीं मान के रिपब्लिक का शत्रु मान लेते थे। यानी कि ये जो हमारा एक रिपब्लिक बनाया है, उसके जो कन्वेक्शन है, इसका ये क्या हो रहा है? हमारे देश का शत्रु है। ठीक है, अब भाई शत्रु है तो कुछ ना कुछ वो अपने लिए लास्ट में कुछ चीजें इंप्लीमेंट किया था, वो देखते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, व्हाट डू, क्या होगा? जो ऐसा करते हुए पाया जाएगा, यानी कि जो रिपब्लिक का एनिमी माना जाएगा, चाहे वो एक्स नेबल हो गया, चाहे क्लर्जी हो गया, मेरे खिलाफ, मतलब रोबिस्पियर के खिलाफ, मेरे नहीं रोबिस्पियर के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाता था तो वो क्या करता था? अरेस्टेड, इम्प्रिजन एंड देन ट्राइड बाय ए रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। यानी कि रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल मतलब एक प्रकार की स्पेशल कोर्ट, जितने भी क्रांतिकारी वगैरह या फिर जितने भी दंगे फसाद करने वाले लोग हैं, उनके मामले को निपटाने वाली कोर्ट थी। तो अगर इसमें ट्रायल किया जाता था, मुकदमा चलाया जाता था और उनको पकड़ा गया, जेल में बंद किया गया और उनके नाम से ट्रायल चलाया गया, कोर्ट फाउंड देम गिल्टी। अगर कोर्ट ने उनको क्या बता दिया कि वो गिल्टी है, यानी कि अपराधी हैं, देवर गुलेटाइन। यानी कि अगर कोई भी मान लिया गया, किसी को अगर कोर्ट ने बता दिया कि क्या ये अपराधी है, तो मैक्समिलियन रोबिस्पियर कुछ भी नहीं सोचता था। इतने स्ट्रिक्ट उसके लॉज थे, स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि तुरंत क्या करता था? गुलेटाइन, यानी कि डॉक्टर गुलेटी के नाम से एक गुलेटाइन मशीन थी, दोनों तरफ क्या लगे थे? पोल्स लगे थे और ऊपर शटर लगा था, नीचे शटर लगा था, और उसी के बीच में आपके सर को क्या किया जाता था? मतलब जो गिल्टी रहेगा, आपके सर को नहीं, जो गिल्टी रहेगा, अपराधी रहेगा, उसके सर को उसमें डाल के और ऊपर से शटर को क्या कर दिया जाता था? डाउन हो जाता था और आदमी का सिर क्या हो जाता था? शरीर से अलग हो जाता था। तो कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, दे वर गुलेटाइन। और उसे क्या किया जाता था? गुलेटाइन किया, छपाक से उड़ा दिया जाता था। रोबिस्पियर, अब देखो रोबिस्पियर कुछ अच्छे काम भी करके गए। ये क्या? ये तो इसलिए कि हमारे रिपब्लिक का कोई भी एनिमी ना बन पाए, हमारी पूरी कंट्री क्या हो? एक बनी रहे, हमारे कंट्री में नेशनलिज्म इमर्ज रहे, यानी कि यूनिटी बनी रहे। रोबिस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेज एंड प्राइस। ये मैक्समिलियन के बहुत सारे जो कंट्रीब्यूशन थे, एडवांटेज थे, वो देखने को मिलते हैं। रोबिस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस। यानी कि अब क्या होगी? एक फिक्स मजदूरी होगी, यानी कि आप अपने मनमाना से कोई भी काम नहीं करवा सकते। एक मैक्सिमम सेलिंग होगी, यानी कि अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया जाएगा, उससे कम पे आप किसी को भी क्या कर सकते हैं? वर्क नहीं करा सकते हैं। एंड प्राइस, कोई भी सामान की क्या होगी? एक मैक्सिमम एमआरपी होगी, उसी पे आपको क्या करना है? सोल्व। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मीट एंड ब्रेड वर रेशन्ड। क्या हुआ है?
मांस और रो ब्रेड क्या हो रहा है, बट रहे हैं, सरकारी दुकानों पर बट रहे हैं, फ्री में खाओ और खा के मुझे सपोर्ट करो, मिस मुझे नहीं, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को सपोर्ट करो, ठीक है। पीजेंट फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट फिक्स्ड प्राइस। और क्या करता था, अच्छी चीज है कि मतलब जो पीजेंट है उनको फोर्स करते थे अपने मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर की, आप इन चीजों को जो आप यहीं से सोल्ड करते हैं यहां से सोल्ड मत करिए, लेके जाइए कहां पे, सिटीज में, यानी कि शहरों में लेके जाइए और फिक्स प्राइस में बेचना है। ऐसा नहीं कि शहर पे ले जाके मनमाने रेट में आप बेच के चले हैं, ठीक है। लेकिन और क्या किया, इक्वलिटी वाज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फ्रॉम ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। और भी एक चीज इमर्ज किया कि जो स्पेशल मतलब प्रिविलेजेस दिया जाता तो उसको खत्म करने के बाद, और स्पीच में जैसे बहुत से लोगों को उपाधियां दी जाती थी किस चीज की, मॉन्स्योर और मैडम की, तो इसको उसने हटा दिया, यानी कि सर और मैडम वाली जो उपाधि थी उसको हटा के पूरे फ्रेंच में, यानी कि पूरे फ्रांस में सिटियोन और सिटियोनी, यानी कि अगर मेल कोई है तो उसको सर मतलब श्रीमान को क्या बोलेंगे, सिटियोन, और कोई फीमेल रहेगी तो उसको सिटियोनी, ठीक है। चर्च शट डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू बैरक्स आर ऑफिसेस। क्या किया, जितनी भी चर्च थी उसको शट डाउन, उसका शटर डाउन करवा दिया और उसमें क्या खोल दिया, जितने भी उसके कोर्ट्स के ऑफिशियल थे या फिर बहुत सारी ऑफिसेस थी उसको खोल दिया। अभी बताओ इतना अच्छा आदमी को क्या होगा, इतना अच्छे आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ अच्छा था, लेकिन अपने आतंक को फैलाए रखा था, यानी कि सबके मन में एक डर का माहौल क्रिएट करके रखता था, ठीक है। अब जैसे मान लो क्या हुआ, उस खुद की पार्टी को भी अगर मान लो खुद के पार्टी के सपोर्टर उसका सपोर्ट क्या करेंगे, कोई ना कोई बात होगी जिसपे क्या होंगे, मतभेद होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे नहीं मानेंगे, तो उसको भी क्या करता था, पकड़ के बुलेटिन करवा देता था। उसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, लेकिन अब देखो समस्या क्या थी, समस्या यह थी कि बात बात पे किसी को पकड़ना और कोर्ट के द्वारा गिल्टी प्रूव कराने के बाद तुरंत उसकी हत्या कर देना, ये बहुत बुरी बात थी। तो उसके वजह से क्या होता है, रॉबिस्पियर परस्यूडेड हिज पॉलिसी सो relentlessly then his supporter began to demand moderation। क्या हुआ, उसकी जो पॉलिसी थी वो रिलेंटलेसली हो गई, धीरे धीरे कमजोर हो गई। कब, जब उसकी खुद के पार्टी वाले कहें कि जो आपकी पॉलिसी है उसको क्या करना है, मॉडरेट करना है, उसमें परिवर्तन लाना है, तो क्या करता है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर मना कर देता है और इसके ऊपर क्या चलाया जाता है, कोर्ट के द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट, और क्या किया जाता है, इसको कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड मतलब मौत की सजा सुनाई जाती है, और इसको बताया जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, एक मानव नहीं हो, तुम क्या हो, एक दानव। और दानव होने के नाते होता क्या, इन जुलाई 1794 को इसको कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड बता दिया जाता है एंड नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन। और आखिरी दिन खुद के द्वारा खोदे गए गड्ढे में, यानी कि खुद के द्वारा खोदे गए कुएं में कौन गिर जाता है, अपने मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर साहब जी। यानी कि जुलाई 1794 के अगले दिन मान लो अगस्त में क्या किया गया, इनको गिलोटिन करवा दिया, यानी इनके सर को भी क्या किया गया, छपाक से उड़ा दिया गया। बेचारे अपने मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर की हत्या के बाद, मतलब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के गिलोटिन के बाद क्या होती है, जैकोबिन पार्टी फॉल डाउन हो जाए, जैकोबिन गवर्नमेंट क्या हो जाती है, गिर जाती है। अब जैकोबिन गवर्नमेंट गिरने के बाद क्या होगा, जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ था उसके पास चांस आ गया कि अब हम फिर से क्या करें, पावर में आ जाए। तो वो क्या करता है, द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस सीज पावर। क्या कहते हैं, जो पावर उन्होंने ले छीना था सबसे, फिर से वो पावर किसके पास पहुंच जाती है, वेल्दियर मिडिल क्लास, यानी जो प्रॉस्परस हो गए थे, इनकम को अर्न करके, इनकम वाइज क्या हो गए थे, प्रॉस्परस हो गए थे, बहुत अच्छे पैसे वाले, उनके पास अब फिर से क्या हो जाती है, पावर आ जाती है। A new constitution was introduced when which denied to vote the non-propertied section of society। आते ही इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज लाया और कहा कि जो नॉन प्रॉपर्टी मैन है उनको जो राइट टू वोट दिया गया उसको हम क्या करेंगे, छीन लेंगे, यानी उसको हटा देते हैं। अभी भी देखो बताया हूँ कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में समस्याएं एक खत्म नहीं हो रही है, दूसरी क्या हो रही है, आती चली जा रही।
रेन ऑफ टेरर आया, सॉरी मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर आया। लोगों ने सोचा, उम्मीद जगाई कि क्या होगा, सब कुछ सही होगा, लेकिन उसने क्या किया, अपने डिक्टेटरशिप को यानी कि अपने आतंक का डर बनाने के लिए गुलेटाइन का यूज करना शुरू हो गया। अब फिर से क्या हो रही है, न्यू मिडिल क्लास फिर से अपनी पावर को डायरेक्टली रूल करेगी। और बताया हूं कि फिर से जो नॉन प्रॉपर्टी मैन को राइट टू वोट मिला था उसे छीन लिया जाता है। अब इट प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो नया इंस्टीट्यूशन बना था, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो क्या बन जाएगा, उसमें ये प्रोवाइड कराया गया है कि अब जो भी गवर्नमेंट चलाई जाएगी वो टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा चलाई जाएगी। उसमें दो चीज होगी, एक होगी डायरेक्टरी और एक होगी एग्जीक्यूटिव। डायरेक्टरी में क्या होगा, जो अपना लीडर रहेगा, जो अपना पीपल रहेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट करके भेजेंगे। और एग्जीक्यूटिव में क्या होंगे, 5 मेंबर होंगे। 5 मेंबर किसको कंट्रोल करेंगे, डायरेक्टरी को। लेकिन समस्या क्या होगी अभी देखो, ठीक है। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफ टेन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ देन नहीं ऑफ टेन, ठीक है, ऑफ टेन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन sought टू डिसमिस देम। अब क्या हो, बता रहा हूं कि मामला यह था कि एग्जीक्यूटिव में जो 5 मेंबर रहेंगे डायरेक्टरी को कंट्रोल करेंगे, जो कुछ भी लाज आएंगे ये इनके द्वारा इनको सजेस्ट किए जाएंगे, तब डायरेक्टरी क्या करेगी, उस रूल को या फिर उस पॉलिसी को पास करेगी। अब समस्या क्या हो जाता था कि जब भी इनके और इनके बीच में यानी कि एग्जीक्यूटिव 5 मेंबर्स और डायरेक्टरी के बीच में कोई भी क्लैश होता था, तो वो क्या चाहते थे कि जो हमारी डायरेक्टरी बनी है यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट बनी उसको हम क्या करें, डिसमिस कर दें। असेंबली को हम क्या कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। तो अब सोच लो कि जो आदमी क्या करेगा, देखेगा कि हमारे घर में क्या हो रहे हैं, हमारे घर में यूनिटी नहीं, वो सोचेगा कि क्या करेंगे, हम इनके घर में और भी मतभेद पैदा करके इस घर को ही हम हड़पना चाहिए। अब वही सेम चीज होती है यहाँ पे फ्रांस में। इसी तरह से डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव में लड़ाइयाँ झगड़ा होते रहे, क्लैशेस होते जाते हैं, और बार बार जो डायरेक्टरी है उसको डिसमिस किया जाता है। पॉलिटिकल और क्या हो जाती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, कोई भी स्थिरता नहीं रह जाती। आज किसी और की पावर हुई, फिर कल क्या हो रही है, किसी और की पावर, यानी कि अंदर ही अंदर पूरी तरह से फ्रांस क्या हो रहा था, खोखला हो चुका था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। और यही देखते हुए जो मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट रहता है उसको राइज यानी कि उसका उदय होता है। अभी क्या होगा, 1794 में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गुलिटाइन हो जाता है। 1804 तक कौन अपना दबदबा बना लेता है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो क्यों, अब ऐसा तो है नहीं कि 1794 के बाद तुरंत अपने आ जाएंगे नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी बनती है, डायरेक्टरी बनेगी तो 1 2 3 4 डायरेक्टरी डिसमिस होगी। इसी तरह से क्या हो जाता है, 8 साल 10 साल का वक्त बीत जाता है और अपने नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो जाए। अभी क्या होगा, अभी डायरेक्टरी अच्छे से इनस्टेबल नहीं हो रही है, फिर इसी बीच में क्या हो जाता है, विमेंस का रिवोल्यूशन भी हो जाता है। विमेंस डिड वीमेन हैव ए रिवोल्यूशन, यानी कि महिलाओं के लिए रिवोल्यूशन क्या था, मतलब होना क्यों था। अब देखो क्या हुआ मेरे लाल, समस्या ये थी कि जितने भी रिवोल्यूशन हुए उनमें मेजर रोल प्ले करने वाली, बहुत बढ़ चढ़ के उनका कंट्रीब्यूशन है वीमेंस का। लेकिन इनके लिए अब तक जितनी भी, चाहे वो नेशनल असेंबली बनी, चाहे जो भी गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने कुछ इनके इम्प्रूवमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आ रही है वो इनकी जो लिविंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव कराएगी, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही were active participant in the events which brought about so many important change in French society। क्या हुआ, बहुत सारे चेंज हुए प्रारंभ से ही, लेकिन जो विमेंस की कंडीशन थी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं। तो जब चेंज हुआ तो जो विमेंस थी दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी। क्या हुआ, इनके इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहे थे तो इन्होंने सोचा कि जो इनका इन्वॉल्वमेंट है यानी कि जो इनका खुद का अपना रिवोल्यूशन है, जो वो क्या करेगा, जो गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज करेगा, उसके ऊपर प्रेशर बनाएगा
द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव दियर लाइफ। इसलिए कि जो न्यू गवर्नमेंट बन रही है, अगर हम रिवोल्यूशन करेंगे, वीमेंस खुद रिवोल्यूशन करेंगी, तो बनने वाली जो न्यू गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज होगी और हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में जरूर सोचेगी और हमारी लाइफ इम्प्रूव होगी। अब हुआ क्या देखते हैं, बट लेकिन होता क्या है, ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल आर वेल्थियर मेंबर ऑफ बीए ऑफ थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट। क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी समस्याएं टलती नहीं है, समस्या अपना पूरा तरह से पैर पकड़ के खड़ी रहती है, कहती नहीं आपको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, यानी कि वीमेंस की जो भी कंडीशन है वही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का राइट्स किसके पास था, जो थर्ड स्टेट की वेल्थियर पीपल, मतलब जो अच्छे घराने की प्रॉस्परस फैमिली की गर्ल्स थी, उन्हीं के लिए उन्हीं को पढ़ने भेजा जाता था। किसमें, कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट मतलब मठ वगैरह जो होती थी। आफ्टर विच दियर फैमिली अरेंज्ड ए मैरिज फ्रॉम देम। और क्या हुआ, जैसे ही लड़की शादी नहीं, लड़की पढ़ के तैयार हुई, पढ़ के 11th ग्रेजुएशन तक पहुंची, 10th 12th क्रॉस की, वैसे ही उनके परिवार वाले एक अच्छा खासा दूल्हा खोज के उनकी शादी करवा देते थे। अब देखो फ्रॉम देम, ठीक है, ये हो गई कंडीशन थर्ड स्टेट की, ठीक ठाक घरानों की लड़कियों की, मतलब अच्छे प्रॉस्परस फैमिली की। और जो वर्किंग वुमेन थी उनकी कंडीशन और भी खराब थी। वो साथ में होम केयर भी करती थी, अपने हाउस का केयर भी करती थी, चाइल्ड केयर भी करती थी, अपने पति की भी देखभाल करती थी, उसके बाद भी वर्क करती थी, लेकिन इनके वर्क की कोई भी वैल्यू नहीं मानी जाती थी। वर्किंग मैन हैव टू पेड लो वेजेस देन दोज ऑफ मैन। क्या हुआ, इन सब के बारे में बात, जब जो पीपल्स थे वो चले जाते थे वार में, तो मेन जब वार में चले जाते थे तो वीमेन क्या करती थी, वीमेन ये उनके पूरे जो घर का देखभाल है वो करती थी, अपनी जीविकोपार्जन यानी लिवलीहुड को भी अर्न करती थी। इन सब के बाद मिलता क्या था, कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जहाँ पे सेम वर्क के लिए सेम वेजेस देना चाहिए, लेकिन हुआ क्या करता था, इनको लो वेजेस दिया जाता था। किसके रिलेटिवली, मेन के रिलेटिवली लो वेजेस दिया जाता था। अब क्या हुआ, महिलाएं क्या होगी, पूरी तरह से कहेंगे अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे, और विमेन्स भी अपनी क्या करती हैं, एसोसिएशन बनाना शुरू कर देती हैं। विमेन स्टार्टेड दियर ओन पॉलिटिकल क्लब्स, यानी कि महिलाएं अपनी खुद की, यानी कि महिलाओं का क्लब अब बनेगा, विमेन्स का पॉलिटिकल क्लब बनेगा, ठीक है, विमेन्स का क्लब बनेगा, ठीक। तो विमेन्स ने अपना क्लब बनाया। अबाउट 60 विमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। और विमेन्स ने क्लब बनाया, बहुत सारे क्लब बने, और पूरे फ्रेंच में, यानी कि फ्रेंच के जो जितनी बड़ी फ्रेंच सोसाइटी थी, पूरे फ्रेंच के बहुत सारे शहरों से मिलके कुल 60 विमेन्स क्लब बन गए, यानी कि 16 विमेन्स क्लब बन गए, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। और इन जो 60 में से 16 रिवोल्यूशनरी के लिए 16 जो विमेन्स क्लब बने थे, इसमें से जो सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी जो थी, जो क्लब था विमेन्स का, वो बहुत ही फेमस क्लब था। और इनकी डिमांड क्या थी, विमेन्स क्लब की डिमांड क्या थी, हमें क्या मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए, जिससे हमारे अंदर भी क्या हो, पावर आ सके, और हम क्या कर सके, हमें होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और हमें कोई पॉलिटिकल ऑफिस बनाने की भी छूट देनी चाहिए। चलो अच्छी बात है। अब देखो जो नई गवर्नमेंट आती है, सोचती है, इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। क्या करें, सब कुछ देना शुरू कर दी, लेकिन अभी भी राइट टू वोट नहीं। इतने प्रेशराइज होने के बाद जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, स्कूल एंड स्कूलिंग कंपलसरी कर देती है, ठीक है, कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, यानी जितनी भी लड़कियां, चाहे वो थर्ड स्टेट की हो, या चाहे सेकंड स्टेट की हो, चाहे प्रॉस्पेरस फैमिली की हो, चाहे वर्किंग फैमिली की हो, उन सब के घर की गर्ल्स जो होती हैं उनके लिए स्कूल और स्कूलिंग, यानी कि कम से कम क्लास 8 तक 10 तक बच्चियां पढ़ लें, ठीक है। फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट दियर विल, यानी कि अगर एक बार पिता से या 2 बार, मतलब लंबे समय तक उनके फादर्स जो है किसी भी गर्ल्स के ऊपर
प्रेशर नहीं बना सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो जो लड़की है यानी कि गर्ल्स है वो अपने इच्छा के विरुद्ध, यानी कि अगर उसकी जिससे शादी करने का मन कर रहा है वो उसी से शादी कर सकती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर उसके फादर्स नहीं बना सकते। मैरिज वाज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इंटर इनटू फ्रीली अंडर सिविल लॉ। क्या होगा, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता था यानी कि एक साइन होता था फ्रीली, उस पर किसी को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो सिविल लॉ था। सिविल लॉ के अंडर में ये प्रोविजन बनाया गया, प्रोविजन था कि अगर चाहे आप मेन है मैं वीमेन हूँ तो मेन और वीमेन क्या कर सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स मिलके शादी कर सकते हैं और उसमें सिग्नेचर होगी फ्रीली, किसी को प्रेशर नहीं करना है। ठीक है, डिवोर्स वाज मेड लीगल, यानी डिवोर्स भी क्या, अगर शादी क्या हो रही है एक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो डिवोर्स भी क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, वैध होना चाहिए। और उसके लिए अप्लाई कोई भी कर सकता है, चाहे मेन हो वो अप्लाई कर सकती है और वीमेन, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद भी फिर कोई नई गवर्नमेंट आती है वो भी सीज कर देती है पावर को और फिर से रिवोल्यूशन अपनी चरम सीमा पे आ जाता है और फाइनली 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस won the right to vote। और इसी तरह से महिलाओं ने जूझना नहीं छोड़ा, जैसे स्कूलिंग लिया, मैरिज एक्ट लागू करवाया, ठीक है, डिवोर्स को लीगल करवाया, सेम उसी तरह से 1946 तक आते आते विमेंस के पास राइट टू वोट भी हो गया। कहाँ की विमेंस के पास, फ्रांस की। और अब तो पूरे ऑल वर्ल्ड में लगभग लगभग जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे राइट वोट सभी विमेंस के पास हैं। द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी एक चीज थी बेटा, मतलब एक जैसे जो हमारे मजदूर वगैरह होते हैं उसको हायर किया जाता था और हायर किए जाने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी एक स्थान पे पहुंचा दिया जाता था और वहाँ पे काम करवाया जाता था। एक बार में क्या किया जाता था, उनको हायर कर लिए और जो भी फिक्स रेट था उनको दे दिए, उसके बाद हम जितना भी मन में आता था वो काम करते थे। तो एक दास प्रथा चलती थी कि जो इन फ्यूचर उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस एक बार जो भी मिल गया चाहे, और वो भी उनको नहीं मिलने वाला है, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे और जो मर्चेंट्स वगैरह थे वो लोग लिया करते थे पैसे। तो उस तरह से एक स्लैब ट्रेड हुआ करता, स्लैब ट्रेड में एक ट्रायंगुलर शेप हो गया था और ये पूरा अपना स्लैब ट्रेड 17वीं सेंचुरी से यूरोप से शुरू हो गया था। अब ये हुआ क्यों देखते हैं हम लोग। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सोशल रिफॉर्म ऑफ जैकोबिन क्लब्स एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था जो सोशली रिफॉर्म हुआ किसके द्वारा, जैकोबिन क्लब के द्वारा, वो एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी यानी कि जो दास प्रथा थी उसको खत्म किया गया। हम आपके पास ला के क्या किए, हम अपने पास किसी को हायर कर लिए और उसके बाद उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उससे क्या कर रहे हैं, काम ले रहे हैं। इसको एबॉलिश कराने में मेजर रोल कौन प्ले किया था, जैकोबिन क्लब। द कॉलोनीज इन कैरिबियन, यानी कैरिबियन सी में एक आइलैंड है, कैरिबियन सी में ये जो एक रीजन है, तीनों रीजन है, मार्टिनिक और ग्वाडालोप और सैन डोमिंगो, ये तीनों जो एक रीजन थे और उस रेंज में कैरिबियन सी में ये तीनों रेंज थे और ये जो तीनों रेंज थे वो इंपॉर्टेंट सप्लायर थे किसके मेरे लाल, टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। यानी कि कैरिबियन सी में ये जो तीनों अपने रीजन है यहाँ से सप्लाई हुआ करती थी, टोबैको की, इंडिगो की, शुगर की और कॉफी की। अब देखो समस्या क्या हो गया, जो यूरोपियंस थे फ्रांस वाले वो कहे कि हम, अमेरिका में ये पड़ता है कैरिबियन सी, अमेरिका में पड़ता है, और कहते हैं कि हम अनफेमिलियर जगह पे वर्क करने नहीं जाएंगे। बट द रिलक्टेंट ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड मींट ए शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। अब देखो क्या हुआ, मेजर सप्लायर ये तीनों रेंज हो गए और यूरोपियंस जाने के लिए क्या कर दिए, मना कर दिए कि हम अनफेमिलियर जगह पे वर्क करना नहीं चाहते, हम अनफेमिलियर जगह पे वर्क नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, लेबर की शॉर्टेज आ जाती है प्लांटेशन वर्क में। कहाँ, प्लांटेशन वर्क, यानी कि ये जो कैरिबियन रीजन में, कॉलोनियल रीजन जो कैरिबियन है वहां पे ये जो तीनों रीजन पाए जाते हैं उनके यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स की शॉर्टेज पड़ जाती है। तो अब शॉर्टेज पड़ेगी तो उसको क्या करेंगे, वो अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहेंगे। नीड्स की फुलफिल अब शुरू कैसे होती है,
17वीं सेंचुरी में स्लैब ट्रेड बन जाती है, ट्रेड का प्रचलन आ जाता है और एक ट्रायंगुलर शेप बनता है किसके बीच में, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। यानी वर्ल्ड मैप पे जब देखेंगे तो ऊपर क्या है, इस तरफ यूरोप, एशिया के बाद में यूरोप है और यूरोप के नीचे क्या है, अफ्रीका। तो ये पूरा एक ट्रायंगुलर शेप बन जाता है किसका, स्लैब ट्रेड का। स्लैब ट्रेड बिगेन इन 17वीं सेंचुरी। कब शुरू होता है, 17वीं सेंचुरी में स्लैब ट्रेड। अब देखो हुआ क्या, यहां से यहां वाले जाने के लिए मना कर दिए कि हम क्या करेंगे, अमेरिका जाके यानी कि कैरेबियन वाले रीजन में जाके काम करना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पे हम अनफेमिलियर हैं, हम अपने घर से दूर नहीं रहेंगे, हम डिस्टेंट पे नहीं जाएंगे और हम अपरिचित जगह पे नहीं जाएंगे, तो शॉर्टेज होगा। तो यही शॉर्टेज जो है कंप्लीट कराते हैं कहाँ वाले, यूरोप वाले, कहाँ से, अफ्रीका से स्लैब को ट्रेड करते हैं और ले जाके कहाँ पे बेचते हैं, कैरेबियन रीजन में, यानी कि जो कॉलोनियल रीजन है कैरेबियन का। तो ये स्लैब ट्रेड तो क्या होता है, फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्डाक्स और नैंटेक्स, यानी कि फ्रांस के रीजन में बोर्डाक्स और नैंटेक्स जो दो पोर्ट पड़ते हैं, वहां से फ्रेंच मर्चेंट अपनी नाव को सेल्ड करते हैं और पहुंचते कहाँ हैं, अफ्रीका पे। यानी कि यहाँ से इन दोनों रीजन से स्टार्ट किया और कहाँ पहुंच गए, अफ्रीका। अब अफ्रीका यहाँ जब पहुंचते हैं तो यहाँ के जो लोकल चिफ्टेंस रहते हैं यानी सरदार या जमींदार, उनसे कहते हैं हमें इतने स्लैब की यानी कितने लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, और इन लेबर्स की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता था, चिफ्टेंस। दे बॉट स्लेव फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस। और अफ्रीका पे जाके क्या करते, जो निग्रो वगैरह थे, छोटी जनजातियां थी, उनको हायर कर लेते थे, ठीक है, किससे, चिफ्टेन से, ठीक है। और वहीं पे अफ्रीका में ही इनके ऊपर ब्रांडेड एंड सेकंड, मतलब इनको ब्रांड कैटेगराइज किया जाता था, यानी कि इसकी कितनी रेट हमें वहां पे लेनी है और इसकी कितनी रेट, और टाइटली इनको जो स्लैब थे, स्लैब और पिक्ड टाइटली इनटू शिप, और वहीं से लेके इनको जबरदस्ती पूरी शिप में भर दिया जाता था। और शिप में भरने के बाद बेचारे 3 महीने की लंबी यात्रा के बाद पहुंचते हैं ये लोग कहाँ, अटलांटिक ओशियन टू कैरिबियन, यानी कि कैरिबियन जो कॉलोनियल एरियाज थी वहां पे अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन में वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे ले जाके यानी कि अमेरिका पहुंच गया। अब यहाँ पे अटलांटिक आइलैंड में अटलांटिक ओशियन में पहुंच के अफ्रीका में जो कैरिबियन सी था, कैरिबियन सागर वाली रीजन थे, वहां पे इसको क्या कर देते थे, जो लोकल चिफ्टेंस, जो स्लैब थे उनको सोल्ड आउट कर देते थे। अब क्या हो गया, स्लैब हमारे पास, यानी कि जो कैरिबियन रीजन थे, कौन से, मार्टिनिक, ग्वाडलोप एंड सैन डोमिंगो, यहाँ पे अब रिक्वायरमेंट जो स्लैब की थी यानी कि लेबर्स की थी वो पूरा करते थे। बताया पहले ही ब्रांड लग जाता था कि किसको कितने रेट पे बेचना है, और बेच के वहां से ये लोग गायब हो जाते थे। तो अब जब ये चले जाते थे कहाँ पे, यहाँ से अमेरिका से बेचे और अमेरिका से बेचने के बाद कहाँ चले गए, यूरोप। अब इनसे यहाँ के पर्सन्स जिसको ये वहां पे सोल्ड आउट किए थे स्लैब को, उनसे अब इनका कोई लेना देना नहीं, आप कौन, मैं कौन। और जो प्लांटेशन वर्कर्स रहता था वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता था, जितनी जरूरत से ज्यादा काम लिया करता था, जिसके वजह से हुआ क्या, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट फ्रॉम शुगर एंड इंडिगो। और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बहुत ज्यादा डिमांड थी शुगर एंड कॉफी और इंडिगो की यूरोपियन मार्केट में, वो फुलफिल होती है। क्यों, कैसे फुलफिल होती है, स्लैब आ गए, स्लैब वर्क करना शुरू कर दिए और प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ता चला गया। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो डिमांड रहेगी और उसकी सप्लाई पूरी तरह से मिलती जाएगी। तो अब धीरे धीरे इस तरह से इनका भी कारोबार बढ़ रहा था, यानी कि अमेरिका का जो कैरिबियन आइलैंड है वहां पे कॉलोनियल कैरिबियन है, वहां का भी ट्रेड फ्लरिश हो रहा था। और यूरोप में जो ये नैंटेंस और बोर्डाक्स पोर्ट थे, यहाँ पे भी फ्लरिश हो रहे थे। ये किस वजह से फ्लरिश हो रहे थे, स्लैब ट्रेड करके फ्लरिश हो रहे थे, ठीक है। पोर्ट सिटीज लाइक बोर्डाक्स एंड नैंटेंस ऑन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा कमाए स्लैब को बेच बेच के, टू द फ्लरिश स्लैब ट्रेड। और ये दिन पे दिन यहाँ से क्या होता गया, स्लैब ट्रेड फ्लरिश होता चला गया। अब हुआ क्या कि जो जैकोबिन क्लब्स की सरकार आती है वो इसको हटाने का कोशिश करती है।
कोशिश किया जैकोबिन क्लब ने, और उससे पहले नेशनल असेंबली भी बहुत सारे कोशिश की, लेकिन उसको फियर था कि जो बिजनेसमैन है जो हमें सपोर्ट कर रहा है नेशनल असेंबली को, उनके डर से इन्होंने कोई भी लॉ नहीं पास कर पाया। कौन? नेशनल असेंबली। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज ए लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस में जो स्लेवरी थी, जो स्लेव को हायर करने मतलब खरीद के और बेचने वाली जो प्रथा थी, उसके वजह से थोड़ी सी उसकी क्रिटिसिज्म हुई फ्रांस की सोसाइटी में। लेकिन क्या होता है, द नेशनल असेंबली वो हेल्ड लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंड्स। बताया कि जो नेशनल असेंबली थी वो डिबेट की कि जितने भी मेंस हैं उनके राइट्स को क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है, लेकिन उसको क्या करना है, एक्सटेंड करने की बात है, उसको बढ़ाने, उसको देने की बात होती है, छीनने की बात नहीं होगी। लेकिन इन्होंने कोई भी लॉ नहीं पास करा, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉस फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेस मैन, यानी कि जिनकी इनकम डिपेंड थी स्लैब ट्रेड से, उनके उन बिजनेसमैन के डर से नेशनल असेंबली कोई भी लॉ नहीं पास कर पाती। और बताया हूं कि नेशनल असेंबली जैसे ही फॉल डाउन होती है वैसे ही कौन सी बनती है, अपनी कन्वेंशन, यानी जैकोबिन क्लब वाली, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वाली। फाइनली द कन्वेंशन व्हिच इज 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन, यानी कि फ्रेंच का जो ओवरसीज पोजीशन था अमेरिका तक के, यानी कि कैरिबियन सी तक फैला हुआ, उस एरियाज में कहा कि यहां तक कि जो स्लैब्स है सबको क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, हम स्लैब्स को नहीं रखेंगे, यानी कि हमारे यहाँ से स्लैबरी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बट टर्न आउट इन शॉर्ट टर्म मेजर, लेकिन क्या हुआ, 10 साल तक ये स्लैब ट्रेड खत्म रहता है। 1804 में जैसे ही नेपोलियन अपने आप को क्राउन हिमसेल्फ होता है, वो कहता है कि नहीं, स्लैब ट्रेड फिर से चलेगा। बट टर्न आउट इन शॉर्ट टर्म मेजर 10 years लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस, क्या करता है, नेपोलियन फिर से स्लैब ट्रेड को शुरू करवा देता है। प्लांटेशन वर्कर्स अंडरस्टूड दियर फ्रीडम, क्या हुआ भाई, दुख तो किसको है, स्लैब्स को दुख था, लेकिन खुश सब क्या हो गए, प्लांटेशन वर्कर फिर से खुश हो गए, चलो भाई हमारी अभी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर से हम स्लैब क्या करेंगे, खरीद के अपने आप को प्रॉस्परस बनाना शुरू कर देंगे। देखो, दियर अंडरस्टूड दियर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इन स्लैब अफ्रीकन निग्रो, यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, राइट्स मिल गया कि जो अफ्रीकन निग्रो है उनको हम खरीद सकते हैं इन परस्यूट ऑफ दियर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, किसके लिए, अपनी इकोनॉमिक को इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। लेकिन बताया हूं, हाँ ठीक है, तो स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1840, यानी 1850 में वाटरलू में अपने नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, और इनको क्या करना पड़ता है, फ्रांस को छोड़ना पड़ता है। इसके कुछ ही सालों बाद, यानी कि 15-30 साल बाद क्या हो जाती है, स्लेवरी पूरी तरह से फ्रेंच कॉलोनी से खत्म हो जाती है। द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी जब रिवोल्यूशन चल रहा था तो उस समय एवरीडे लाइफ क्या थी। अब एक चीज थी कि जब रिवोल्यूशन नहीं चल रहा था, उससे 1789 से पहले क्या था, एक सेंसर बोर्ड लगा था, यानी सेंसरशिप थी मेरे लाल, जो रिवोल्यूशन जो फ्रेंच सोसाइटी थी वहां पे एक सेंसरशिप लगी थी कि यानी कि जो कुछ भी आपको एक्सप्रेस कर रहा है, जो कुछ भी प्ले करवाना है, वो सब किसके द्वारा अप्रूवल होना चाहिए, सेंसर बोर्ड के द्वारा। तो जब 1789 में जब रिवोल्यूशन होता है, उसी समय जब नेशनल असेंबली बनती है, तो हुआ क्या कि जो सेंसरशिप लगाई गई थी राजा के द्वारा, वो एबॉलिश कर दी जाती है, खत्म करवा दी जाती है। One important law that came into effect, the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. हुआ क्या, जब पता है बेस्टाइल पे लोग हमला कर देते हैं और सेना के कमांडर को भी मार देते हैं, उसी समय क्या होता है, जो सेंसरशिप थी वो हटा दी जाती है, ठीक है। ओल्ड, जबकि ओल्ड रिजाइम में क्या था, ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटी, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म ओनली, यानी कि चाहे आप कोई प्लेस कर रहे हैं, चाहे कोई बुक कर रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर छाप रहे हैं, वो तभी पब्लिश की जा सकती है या फिर तभी प्ले कराई जा सकती है जब तक कि वो अप्रूवल किसके द्वारा ना की जाए,
जब तक अप्रूवल राजा के द्वारा यानी कि राजा के द्वारा बनाई गई सेंसरशिप, किंग द्वारा बनाई गई सेंसरशिप के द्वारा जब तक अप्रूव नहीं किया जाए तब तक उस सोसाइटी में यानी कि फ्रेंच सोसाइटी में आपको उसको दिखाने का कोई हक नहीं। लेकिन 1789 में जैसे ही बेस्टाइल को धुआं करते हैं, ये वाला सेंसरशिप भी क्या हो जाता है, धुआं हो जाता है। अब क्या होता है, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। अब क्या हुआ, एबॉलिश हो गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में बताया गया कि होना क्या चाहिए, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस है, यानी कि हम कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं तुरंत जाओ राजा का मर्डर करके आओ, नहीं, कुछ भी मतलब कोई अपने ओपिनियंस को हम क्या कर सकते हैं, किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर फ्लड द टाउन टू द कंट्री साइड। एडवांटेज देखो कि जैसे ही एबॉलिश होती सेंसरशिप, लोग अपने मनमाना चीजों को लिखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, और न्यूज़पेपर, बुक्स, जितने भी प्रिंटेड कल्चर वगैरह प्रोग्राम थे वो बहुत तेजी से फैलते हैं, रैपिडली फ्लडेड होते हैं, फैलते हैं कहाँ से, सिटी से कंट्री साइड तक, यानी कि सिटी से कंट्री साइड यानी कि गांव से, शहरों से गांव तक बहुत तेजी से फैलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, और एक एक्सप्रेस फ्रीडम दी गई थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस आल्सो मीन दैट द अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। और क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ प्रेस थी कि अगर कुछ भी राजा के द्वारा डिसीजन गलत ले लिया जा रहा है या फिर कोई इवेंट्स गलत ले लिए जा रहे हैं तो उसका हम क्या कर सकते थे, खुल के विरोध कर सकते थे। और क्या हुआ, तब इसके वजह से जब जैसे ही फ्लडेड हुआ तो बहुत से जगहों पे हेयर कटिंग सैलून पे लोग चीज़ों को तेजी से बताते थे, और बताते थे जो लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं है कि हमारे पास इस चीज़ की राइट्स है, हमें किसी से भी अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास इस चीज़ की राइट्स है, हम खा सकते हैं, समाज में जी सकते हैं। तो अब नेशनलिज्म पूरी तरह से लोगों के मन में इमर्ज हो रहा था कि राजा क्या कर रहा है, अत्याचारी है, इसे हटा ही देना चाहिए, ठीक है। और जो एजुकेटेड अनएजुकेटेड पर्सन को पैम्पलेट वगैरह दिखा के, कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुना के नेशनलिज्म इमर्ज कराया जाता था और बताया जाता था कि हमारे पास इतने राइट्स हैं। और दिस वाज वन वे दे कुड गैप्स एंड आइडेंटिफाई विद द आइडिया, और ये एक वे था कि जो हम अपनी पहचान को पहचान सकते हैं कि हम क्या हैं, मतलब आइडेंटिफाई विथ आइडिया सच एज लिबर्टी और जस्टिस, यानी कि हमारे पास हमें भी आज़ाद रहने का हक है, हमारे पास भी न्याय को पाने का हक है, हम अन्याय अब नहीं सहेंगे। और ये सब लिखा किसके द्वारा गया था, यानी कि ये जो एजुकेटेड पर्सन पढ़ के सुनाते थे, पॉलिटिकल फिलोसफर बताया हूँ कि 3 लोग, कौन सा, मोंटेस्क्यू क्या, द स्पिरिट ऑफ लॉ, बताया है कि क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। और अपने रूसे साहब रहते हैं, इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। तो ये सब जो फिलोसफर थे इन्होंने अपने बुक्स में लिखा और बताया कि हमारे पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए। इन टेक्स्ट विच ओनली ए हैंडफुल आर एजुकेटेड पीपल कुड रीड्स, लेकिन जो फिलोसफर के द्वारा लिखे गए थे वो कुछ ही लोग पढ़ पाते थे। लेकिन और जो प्लेस थे, ड्रामा वगैरह थे, या फिर कोई पैम्पलेट वगैरह, जैसे पैम्पलेट पे मतलब कोई एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का दिखा दिया गया कि हाँ ये हमारे पास राइट्स है, उससे आदमी क्या करते थे, अपने आप को समझने लगते थे राजा क्या है, अत्याचारी, हम अत्याचार अब नहीं सहेंगे। अब मेरे लाल आपका जो पूरा चैप्टर था वो खत्म हो गया। अब कंक्लूजन क्या बताओ कि जो डायरेक्टरी तुरंत क्या हो जा रही थी, बदल दे रही थी, वो दावत किसको दी थी, एक मिलिटेंट डिक्टेटर को, जो क्या था अपना नेपोलियन बोनापार्ट। फाइनली अब हम आज नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में वो देखते हैं क्या है, ठीक है। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस, यानी कि 1804 में 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को राजा बता देता है, यानी कि अपने आप को राजगद्दी पे बैठ जाता है, कहाँ की, फ्रांस की राजगद्दी पे आया। बहुत अच्छा आदमी था, सारे रिस्ट्रिक्शन वगैरह खत्म कर दिया, लेकिन फिर से जो स्लैव ट्रेड था उसको इंट्रोड्यूस करा दिया था। प्राइवेट प्रॉपर्टी के एकदम अगेंस्ट नहीं था, प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करता था, ठीक है।
conquer neighboring countries, disposing dynasties and creating kingdom where the placed his family member। और क्या करता था, जहां जहां पे मतलब फ्रांस में अपने आप को क्या बनाया, राजा। आसपास की जितनी भी नाइबरिंग कंट्री थी सबको कनकर करता जाया, यानी कि जीतता चला गया। और जैसे बगल वाले पड़ोसी देश को जीता तो अपने मामा को बैठा दिया, बगल में मौसी को बैठा दिया, ऐसी तरह से पूरी फैमिली को बैठाते हुए चला गया। यानी कि एक जिस डायनेस्टी को जीतता था वहां पे अपने साम्राज्य को क्रिएट कर देता था कि हाँ अब यहाँ पे किसका शासन चलेगा, मेरा चलेगा। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लॉज को भी इंट्रोड्यूस किया। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देना चाहिए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, सबसे अच्छी चीज इन्होंने करी कि जो वेट था यानी कि मेजरमेंट का जो पैमाना था वो पूरे जगह पे फ्रांस की सोसाइटी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग था, लेकिन सबको हटा के इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म वेट्स, यानी कि हर एक जगह पे अगर यहाँ पे 5 kg माना जा रहा है तो दूसरी जगह पे भी वो क्वांटिटी जितनी होगी वहां पे 5 kg ही मानी जाएगी, ठीक है। एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम, और मेजरमेंट में जो डेसिमल सिस्टम नहीं था उसको भी इन्होंने प्रोवाइड किया कि अगर हमारे पास 5.2 kg होगी तो हम इसको 5 kg नहीं, हम इसको 5.2 kg इसकी वैल्यू को मानेंगे, ठीक है। अच्छा आदमी था लेकिन बुरा क्यों हुआ, क्या, नेपोलियन एज ए लिबरेटर, यानी लिबरेटर था, उदार आजादी दिलवाने वाला था, सबको आजाद करवाने वाला था, ठीक है। हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर पीपल, जिन्होंने क्या लाया, लोगों की स्वतंत्रता को, लोगों की आजादी को उनको दिलवा। लेकिन मारा क्यों जाएगा, मारा इसलिए जाएगा कि अब ये एक तरह से मिलिटेंट डिक्टेटर था, यानी कि अपने बल पे, अपने सेना के बल पे सब बहुत सारी डायनेस्टी को जीतता चला गया। सारी फ्रीडम देने के बाद भी तानाशाही चलती गई और एक जिस तरह से मोनार्कियल सिस्टम चलता था उसी तरह से ये अपने आप को चलाया। कहा कि हम आपको सारी आजादी देंगे लेकिन आप किसके अंडर में रहेंगे, हमारे अंडर में। लेकिन कैसे हो सकता है, लोगों के अंदर अब सेंसर बोर्ड खत्म हो गया था 1789 में, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो ज्वाला थी वो धीरे धीरे उभर रही थी, जितने भी लिबर्टीज थी, जितने भी राइट्स थे वो लोग जान चुके थे, तो कहां से लोग मानेंगे। और फाइनली क्या होता है, ही वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1850, यानी वाटरलू एक प्लेस है, वहां पे 1850 में कौन हार जाता है, अपना नेपोलियन बोनापार्ट, और हारता है, अपना बोरिया बिस्तर बांधता है और चला जाता है अपने घर, ठीक है। अब हारने के बाद क्या करेगा, या तो उसको मार दिया जाएगा। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन की मोस्ट लेगेसी क्या थी, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि उसमें जो डेमोक्रेटिक राइट्स मिले और लोगों की जो लिबर्टी की आइडियाज थी वो इतने अच्छे थे कि वो बहुत सी जगहों पे उसको एडॉप्ट किया गया। अपने यहाँ एडॉप्ट करने वाले हमारे दो लोग हैं, ठीक है, टीपू सुल्तान एंड राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस, यानी कि फ्रांस रिवोल्यूशन से इन्होंने आइडिया ऑफ लिबर्टी, यानी कि इनकी जो भी आइडियाज थे, विचारधाराएं थे, वो कहाँ से मिलती थी, फ्रांस के रिवोल्यूशन से, फ्रेंच रिवोल्यूशन से मिलती थी। आई होप यू एंजॉयड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।